हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम लोग पिछले वीडियो में इस्लाम धर्म का उदय तथा भारत पर अरबों के आक्रमण के संबंध में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के संबंध में। जो टॉपिक होता है मुख्य रूप से भारत पर तुर्क आक्रमण या भारत पर तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे, चूँकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम थोड़ा उसके ऐतिहासिक जीवन पर कहाँ से उसकी शुरुआत होती है उस पर निगाह डालते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति था अलप्तगीन, जो इसका वंशज माना जाता है, यानी कि 963 ईस्वी में अलप्तगीन ने ही गजनी के क्षेत्रों में एक वंश स्थापित किया जिसे कहा गया यामनी वंश। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ कई क्वेश्चन निकल रहे हैं। कौन व्यक्ति था जो गजनी में सबसे पहले एक वंश स्थापित किया? वह था अलप्तगीन। और वंश कौन था? तो वो यामनी वंश था। और कब? 963 ईस्वी में इसने यामनी वंश की स्थापना की, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, अपनी तरफ मिलाया और अपने राज्य की स्थापना की। और इसने अपनी राजधानी को गजनी ही बनाया, यानी कि गजनी, कहीं कहीं कुछ किताबों में गजना भी मिलता है इसकी राजधानी का नाम। तो इसने यामनी वंश की स्थापना की, अपनी राजधानी को गजनी को बनाया तथा 963 ईस्वी में गजनी वंश की यानी कि गजनी साम्राज्य की स्थापना की। और इसके बाद इसी का एक दास था, एक दामाद था वह, यानी कि वह दास भी था और अलप्तगीन का दामाद भी था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। यानी अलप्तगीन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन गजनी का शासक हुआ। और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद आगे चल करके गजनी का जो शासक बनता है वह मोहम्मद गजनवी यानी कि महमूद गजनवी बनता है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस उठाया जाता है वह महमूद गजनवी से उठाया जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सुबुक्तगीन के समय से भी उठाए जाते हैं। यहाँ ये 3 सुल्तानों के मुख्य रूप से हमने नाम दे दिए हैं जो गजनी में अपनी सत्ता को स्थापित किया। पहला था अलप्तगीन जिसने गजनी वंश की स्थापना की, दूसरा था उसका उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन जो उसका दामाद था और उसका दास था, और उसके बाद जो शासक बनता हुआ होता महमूद गजनवी जो सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन के कई पुत्र थे, जिसमें महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्माइल को पराजित करके गजनी की सत्ता अपने हाथ में ले ली। और आगे चल करके यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसीलिए भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी का नाम सर्वोपरि होता है तुर्क आक्रांताओं में। तो हम देखते हैं कि भारत पर सबसे पहले जो तुर्कों का आक्रमण हुआ वह किसके समय हुआ? तो वह सुबुक्तगीन के समय में ही हुआ था। यानी अलप्तगीन जब शासक बना तो उस समय तक भारत पर तुर्कों का आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन अलप्तगीन के बाद जब सुबुक्तगीन शासक बनता है तो सबसे पहले भारत पर तुर्कों का आक्रमण सुबुक्तगीन के समय में ही होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत पर सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण किसके समय हुआ? तो वह कौन था? तुर्क शासक, गजनी का शासक, यामनी वंशी शासक सुबुक्तगीन था। और इसका जो आक्रमण हुआ वह शाही वंशी शासक जयपाल के राज्य पर हुआ, जो पंजाब यानी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर इनका राज्य हुआ करता था। और यहाँ शाही वंशी शासक जयपाल का शासन था और इनकी राजधानी वहिंद थी। तो ये जो सुबुक्तगीन का आक्रमण हुआ जयपाल के साम्राज्य पर, जो भारत का क्षेत्र था, यहाँ उसको पहली बार सफलता प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ सफलता प्राप्त करने के उपरांत भी सुबुक्तगीन अपने स्वदेश वापस लौट जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से हम ये देखेंगे कॉन्सेप्ट को कि सबसे पहले तुर्क आक्रांता कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो वह था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ने एक छोटे से आक्रमण में, एक छोटे से युद्ध में, एक छोटे से अभियान में जयपाल को यानी शाही वंशी शासक जयपाल को पराजित कर देता है। और सफलता प्राप्त करने के उपरांत भी वह स्वदेश गजनी वापस लौट जाता है। और आगे चल करके सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी महमूद गजनवी होता है, जो अपने बड़े भाई इस्माइल को पराजित करके गजनी की सत्ता को अपने हाथ में लेता है। हालांकि सुबुक्तगीन अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी स्पष्ट तौर से घोषित नहीं किया था, लेकिन मान्यता के अनुसार बड़ा भाई जो था इस्माइल उसको सुल्तान बनना था, शासक बनना था। लेकिन 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है, उसी समय महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल को पराजित करके लगभग 1 वर्षों तक यह उत्तराधिकार का युद्ध भी चलता है। स्पष्ट तौर से कुछ किताबों में 998 ईस्वी मिलता है, कुछ किताबों में 999 ईस्वी मिलता है। तो इस प्रकार
महमूद गजनवी भाई इस्माइल को पराजित करके गजनी की सत्ता को हासिल करता है। अब यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि महमूद गजनवी इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ। इसका टाइमिंग जो है 998 से 1030 ईस्वी माना जाता है और यह गजनी में ये एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करता है, इसलिए यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा और इसके साहस, इसकी विजय तथा एक विस्तृत साम्राज्य विस्तार की भावना को देखते हुए यहाँ के जो खलीफा हुआ करते थे अल कादिर बिल्लाह, ये पूछा जाता है उस समय जो खलीफा थे, खलीफा क्या थे? खलीफा इस्लामिक जगत के धर्म प्रमुख थे, धार्मिक गुरु थे और धर्म प्रमुख होने के साथ साथ खलीफा ही संपूर्ण इस्लामिक जगत का राजनीतिक प्रमुख भी होता था। यानी कि अगर कोई भी शासक अपने साम्राज्य की स्थापना करता था, अपने वंश की स्थापना करता था और अपने साम्राज्य को विस्तारित रूप देता था तो कहीं न कहीं उसे खलीफा से मान्यता लेनी पड़ती थी। चूँकि सभी इस्लामिक राज खलीफा के अंतर्गत ही खलीफा से मान्यता, खलीफा से स्वीकार प्राप्त करने के उपरांत ही शासन संचालन करते थे। तो इस प्रकार महमूद गजनवी जब पहले सुल्तान बना यानी कि शासक बना तो वो सबसे पहले एक उपाधि धारण की जिसे कहा गया सुल्तान की उपाधि। यानी कि महमूद गजनवी प्रथम तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यह क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और इसकी योग्यता, इसके पराक्रम, इसके साम्राज्य विस्तार आदि को देखते हुए यहाँ के जो खलीफा थे अब अल कादिर बिल्लाह, कहीं कहीं इनका नाम अब्दुल कादिर बिल्लाह भी मिलता है, लेकिन इनके समय जो खलीफा थे वह अल कादिर बिल्लाह थे और इन्होंने प्रसन्न हो करके महमूद गजनवी को दो उपाधियां प्रदान की, जिसमें एक को कहा जाता है यामीन उद दौला और दूसरा को अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत, यमीन उल मिल्लत का मतलब होता है कि धर्म रक्षक और यमीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ यामीन उल मिल्लत, यामीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत यानी कि धर्म रक्षक। इस प्रकार खलीफा से एक विशेष सम्मान, एक विशेष उपाधि प्राप्त होने के उपरांत महमूद गजनवी और भी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरपूर होकर के अपने पड़ोसी राज्यों पर वह आक्रमण करता है, उनकी विजय प्राप्त करता है और विस्तारित होते होते उसका साम्राज्य कहीं न कहीं भारतीय राज्यों से करीब पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो खलीफा थे वह ये दो उपाधियां प्रदान करते हैं महमूद गजनवी को और उन्हें यह आदेश भी देता है खलीफा कि महमूद गजनवी भारत जो धन संपन्नता से युक्त है, भारत बहुत ही संपन्न देश है, राज्य है, तो इस पर आक्रमण प्रतिवर्ष महमूद गजनवी को प्रतिवर्ष एक बार आक्रमण करने का आदेश देते हैं खलीफा अल कादिर बिल्लाह। तो इनकी आज्ञा, इनका आदेश प्राप्त कर महमूद गजनवी ने प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करने का अभियान बनाता है और महमूद गजनवी के कार्यों को देख करके आगे इन्हें बुत सिकन या मूर्ति भंजक भी कहा गया। चूँकि जब भारत ने जब आक्रमण किया तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसने मूर्तियों को तोड़ा। चूँकि मंदिरों में धन संपदा प्राप्त होती थी इसलिए इसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, मूर्ति भंजक या बुत सिकन किसे कहा जाता है, तथा इसने जिहाद एवं गाजी की उपाधि धारण की, यानी कि जिहाद यानी कि धर्म रक्षक, इस्लाम धर्म के रक्षक के रूप में इसने उपाधि धारण की। तो ये चारों उपाधियाँ आती हैं कि बुत सिकन और जिहाद या मूर्ति भंजक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये था महमूद गजनवी। आगे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो चर्चित रहता है, जिसके लिए महमूद गजनवी प्रसिद्ध है, वह अपने 17 आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध है। एक नाम हमने यहाँ लिखा है हेनरी इलियट, जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, इन्होंने ही यह वर्णन दिया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। तो इसका जो आक्रमण का जो उद्देश्य था वह धन प्राप्त करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार और भारत से बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा को प्राप्त करना इसके आक्रमण का मुख्य रूप से उद्देश्य था। जिस धन संपदा को ले जा करके वह मध्य एशिया में, वह गजनी के क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाता तथा इस्लाम धर्म के प्रसार पर जोर देता। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी के द्वारा किए गए इन 17 आक्रमणों को
कौन से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण थे, क्योंकि परीक्षाओं में इन सभी 17 आक्रमणों से क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं, बल्कि इन 17 आक्रमणों में से जो बड़े ही महत्वपूर्ण आक्रमण हैं उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाए जाते हैं। तो ये हम याद रखेंगे कि इसके आक्रमण का मेन उद्देश्य धन प्राप्त करना था और उस धन को ले जा करके अपने साम्राज्य मध्य एशिया या गजनी में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करना तथा इस्लाम धर्म को मजबूत करना था। और यहाँ भारत में धन संपदा प्राप्त करने के साथ साथ लोगों को इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित करना, लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाना भी था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो प्रमुख आक्रमण हैं वे कौन हैं। तो सबसे पहला आक्रमण अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी का सन 1000 ईस्वी में सीमांतवर्ती क्षेत्रों यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका आक्रमण होता है। और ये आक्रमण वही जो सुबुक्तगीन के समय जो शासक शाही वंशी शासक जिसकी राजधानी वहिंद थी जयपाल, उसी के क्षेत्र पर महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया। और 1001 ईस्वी में अपने दूसरे आक्रमण के क्रम में भी इसने शाही वंशी शासक जयपाल को एक बार पुनः पराजित करता है। और अब की बार जयपाल जो कि 2 बार पराजित हो चुका होता है और वह इतना लज्जित हो जाता है कि वह दाह कर लेता है, यानी आग में कूद करके आत्महत्या कर लेता है। आगे चल करके हम देखते हैं इसका जो तीसरा आक्रमण होता है वह भीरा जो है वह पंजाब के इलाके में था। और कहीं ना कहीं यह भी उसके जो आक्रमण का मार्ग था उसी मार्ग में पड़ रहा था। और अपने तीसरे आक्रमण के तहत इसने भीरा पर आक्रमण किया। अपने चौथे आक्रमण के तहत हम देखेंगे कि 1004-5 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि उस समय भारत, आज का जो भारत है, जो पाकिस्तान है, वह सब मिल करके कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारत ही हुआ करता था। और इसने अपने चौथे आक्रमण के क्रम में 1004-5 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। और इस समय मुल्तान में जो शासक था वह फतेह दाऊद हुआ करता था। तो इस प्रकार पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमांतवर्ती क्षेत्रों में, खासतौर से दूसरा आक्रमण भी 1001 ईस्वी में शाही वंशी शासक, यानी पहला और दूसरा आक्रमण कहीं ना कहीं सीमांतवर्ती क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में उस समय शाही वंशी शासक जयपाल का शासन था। और जयपाल को 2 बार लगातार महमूद गजनवी ने उसे पराजित किया और उसके साम्राज्य की धन संपदा को लूटा और जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट उसका आक्रमण था तीसरा भीरा पर, चौथा मुल्तान जहां पर फतेह दाऊद का शासन था। अगला आक्रमण हम लोग देखते हैं जो छठा आक्रमण है 1008 ईस्वी में। छठा आक्रमण उसका 1008 ईस्वी में। और ये आक्रमण आनंदपाल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कहीं ना कहीं यह जयपाल का पुत्र था, यानी कि आनंदपाल जो जयपाल का पुत्र था, आनंदपाल जयपाल का पुत्र था, यानी कि जयपाल की मृत्यु के बाद आनंदपाल वहाँ का शासक बना। और एक बार फिर महमूद गजनवी ने आनंदपाल के राज्य पर भी आक्रमण किया और वहाँ से भारी मात्रा में धन संपदा को प्राप्त किया तथा आनंदपाल को बुरी तरह से युद्ध में पराजित किया। और इसकी राजधानी जो वहिंद थी उस पर भी महमूद गजनवी ने अधिकार कर लिया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी का जो 9वां आक्रमण था 1011-12 ईस्वी में, यह आक्रमण भी बहुत प्रसिद्ध आक्रमण रहा, क्योंकि यह आक्रमण थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर हुआ था। और मंदिरों पर जो आक्रमण हुआ, जैसे 1025 ईस्वी के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ और वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में कई टन सोना चांदी लाद करके वह स्वदेश ले गया। उसी प्रकार कहीं न कहीं 1011-12 ईस्वी में अपने 9वें आक्रमण के क्रम में उसने थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन पीसीएस में उठाया गया है कि चक्रस्वामी का मंदिर कहाँ था, तो यह थानेश्वर में था। और यहीं पर उसने अपने 9वें आक्रमण के तहत 1011-12 ईस्वी में आक्रमण किया और यहाँ से भी बड़ी मात्रा में धन संपदा को प्राप्त किया। अगला आक्रमण उसका 12वां आक्रमण जो था वह 1018 ईस्वी में। और यह आक्रमण कहाँ पर है, मथुरा और कन्नौज के मंदिरों पर। जैसा कि आज भी कन्नौज और मथुरा का जो इलाका है वह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बनारस भी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, गोरखपुर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह मथुरा व कन्नौज में उस समय भी
बहुत प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे और इन मंदिरों में भारी मात्रा में सोना चांदी धन संपदा से युक्त थे ये मंदिर। और अपने 12वें आक्रमण के तहत 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा तथा कन्नौज के मंदिरों पर इसने आक्रमण किया और यहाँ से भी उसने बड़ी मात्रा में धन संपदा को प्राप्त की तथा अनेक लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया। इस्लाम धर्म ग्रहण कराने पर इसने जोर दिया और मंदिरों के टुकड़ों को उसने इधर उधर फेंकवा दिया। तो इस प्रकार 12वें आक्रमण के तहत 1018 ईस्वी में उसने मथुरा कन्नौज के मंदिर को लूटा और यहाँ से भारी मात्रा में धन संपदा को ले गया। नेक्स्ट आक्रमण जो 14वां आक्रमण है वह इसलिए प्रसिद्ध है जिस तरह से 9वां और 12वां मंदिर पर आक्रमण हुआ था और वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा को महमूद गजनवी ले गया था। उसी तरह जो 14वां आक्रमण है 1019 और 20 ईस्वी के बीच ये हुआ है। यह चंदेल शासक यानी कि जो आज का बुंदेलखंड का इलाका होता है वह कहीं न कहीं उस समय चंदेल वंशीय शासकों का शासनकाल था और यहाँ का जो शासक था वह विद्याधर था। तो यह आक्रमण का इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है जो 1019-20 ईस्वी में हुआ, जो चंदेल वंशी शासक विद्याधर के साम्राज्य पर हुआ। वहाँ इस अभियान में, इस आक्रमण में महमूद गजनवी को विद्याधर से पराजय प्राप्त हुई थी। इसलिए यह आक्रमण, यह चंदेल शासक विद्याधर का जो उसका आक्रमण है वह काफ़ी प्रसिद्ध रहा। आगे देखा जाए तो जो उसका 15वां आक्रमण है वह 1021-22 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्रों पर है। पंजाब के क्षेत्रों में वह आक्रमण करता है, वहाँ के लोगों को पराजित करता है और वहाँ पर वह कुछ प्रकार के सिक्के का प्रचलन भी करवाता है, जिसमें एक तरफ संस्कृत में तथा दूसरी तरफ अरबी में कुछ लेख भी उसके प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण 16वां आक्रमण जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है और यहीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं, यानी कि महमूद गजनवी के द्वारा उसका 16वां आक्रमण कौन सा था। तो उसका 16वां आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर किस देवता का मंदिर, ये पीसीएस, लोअर पीसीएस तथा यूपी ट्रिपल में 2 बार परीक्षाओं में आ चुका है कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण कब किया गया। तो वह आक्रमण 1025-26 ईस्वी में किया गया और यह सोमनाथ का मंदिर किस देवता का मंदिर है। तो यह शिव मंदिर था, शिव देवता का, शिव शंकर जी का मंदिर हुआ करता था ये। और यह शिव मंदिर जो सोमनाथ में स्थित था। सोमनाथ कहाँ है? यह गुजरात के काठियावाड़ या गुजरात के सौराष्ट्र, गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र जिले या काठियावाड़ जिले में सोमनाथ का मंदिर हुआ करता था। और उस समय यहाँ पर जो शासक था वह चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम का शासन था। कहीं न कहीं अगर यह आक्रमण इतना प्रसिद्ध है तो इसके सारे पॉइंट्स को जानना जरूरी है। यहाँ आक्रमण कब हुआ? 1025-26 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। किस देवता का मंदिर था? तो यह शिव शंकर जी यानी कि शिव देवता का मंदिर था। और ये कहाँ स्थित था? सौराष्ट्र या काठियावाड़ गुजरात में स्थित था। और यहाँ पर किस शासक का शासन था? तो यह चालुक्य वंशी भीम प्रथम का शासन काल यहाँ पर चल रहा था। तो इस प्रकार सोमनाथ के मंदिर से कहा जाता है कि यहाँ से वह इतनी भारी मात्रा में धन संपदा को प्राप्त किया कि वह कई जानवरों पर लाद करके कई टन सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि बहुमूल्य धातुओं को, वह बहुमूल्य धन संपदा को वह स्वदेश ले गया। और कहा जाता है कि जब वह सोमनाथ के मंदिर को लूट करके, वहाँ के मंदिर से प्राप्त धन संपदा को लूट करके, भर करके, इकट्ठा करके स्वदेश लेके जा रहा था, तो उसी समय आगे रास्ते में यानी कि आगरा के निकट एक भेरा जगह थी जहाँ जाट समुदाय के लोग रहते थे। उन्होंने सोना चांदी ले जाते हुए महमूद गजनवी को देखा और उन्हें लगा कि हमारे देश की धन संपदा को यह आक्रांता, यह आक्रमणकारी, यह विदेशी हमारे देश से अपने स्वदेश लेके जा रहा है। इसलिए उसके लूटे हुए धन को जाटों ने कुछ मात्रा में छीन लिया, उसके ले जाने के रास्ते को अवरुद्ध किया, उन्हें छेड़छाड़ उनसे की। इसलिए आगे जब हम देखते हैं कि उसने अंतिम अभियान के तहत जाटों पर भी आक्रमण किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो सोमनाथ का उसका आक्रमण था वो बहुत प्रसिद्ध था। 1025-26 ईस्वी में कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। यहाँ का शासक कौन था? वो चालुक्य वंशी शासक भीम प्रथम था। किस देवता का मंदिर था? तो यह शिव देवता का मंदिर था। यह गुजरात के काठियावाड़ या सौराष्ट्र जिले में स्थित था सोमनाथ का
मंदिर, और यहाँ से वह जब धन संपदा लेकर के स्वदेश जाता है तो उसको इतनी अभी तक के भारतीय आक्रमणों से, यानी कि भारत के 16 आक्रमणों से उसे बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा प्राप्त हो चुकी होती है। और अब वह अपने अंतिम आक्रमण एक बार पुनः स्वदेश आता है, यहाँ भारत पर वह आता है, और जो उसके आक्रमण में बाधा पैदा कर रहे थे जाट, जो भेरा के जाट थे, आगरा और के क्षेत्रों के आसपास भेरा नामक जगह थी और यहीं पर जाटों का समुदाय रहता था। तो इन जाटों को जो इसे सोमनाथ मंदिर के समय लूट का धन ले जाते समय इन्हें काफ़ी परेशान किया था कि ये थे, यानी कि महमूद गजनवी को जाटों ने काफ़ी परेशान किया था, उसकी धन संपदा को कुछ छीन लिया था। तो उन्हीं को सबक सिखाने के लिए एक बार पुनः और अपने अंतिम आक्रमण के तहत, यानी 17वें आक्रमण के तहत उसने भेरा तथा आगरा के क्षेत्रों पर जाटों के ऊपर अपना अंतिम आक्रमण करता है। तो इस प्रकार महमूद गजनवी का जो 17वां आक्रमण था वह भेरा पर, यानी आगरा के निकट जाटों पर था। आगे हम देखेंगे कि महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब उसके दरबार के बारे में और भी देखा जाता है तो वह विद्वानों का संरक्षक था, विद्वानों को आश्रयदाता था, विद्वानों को सम्मान करता था, और उसके दरबार से संबंधित 4 महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिनमें अलबरूनी, उद्बी, फिरदौसी तथा बैहाकी प्रमुख थे। यानी कि अलबरूनी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी रचना है किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद, जो पूछी जाती है बार बार कि किताबुल हिंद का लेखक कौन है, तो अलबरूनी है। किसके समय से संबंधित था, तो यह महमूद गजनवी के समय भारत आगमन पर आया, और इसका भी जन्म गजनी के क्षेत्रों में हुआ था। और भारत जब यह आता है तो भारतीय यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, सभी प्रकार की स्थितियों का वर्णन किताबुल हिंद में इसने किया है। और आगे चल करके जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आई तो सी सखाऊ के द्वारा किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। चूँकि किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी, यह किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह अरबी भाषा में लिखी गई, और इसका अंग्रेजी अनुवाद सी सखाऊ के द्वारा किया गया, तथा उर्दू भाषा में आगे चल करके इसका अनुवाद असगर अली के द्वारा किया गया था। आगे चल करके दूसरे जो विद्वान थे उद्बी थे, और इन्हें उद्बी को ही महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार कहा गया, और इनकी जो रचना है, इनका जो ग्रंथ है किताबुल यामनी के नाम से प्रसिद्ध है। यानी किताबुल यामनी के लेखक कौन हैं, उद्बी हैं, इन्हें शाही इतिहासकार कहा गया। अर्थात अगर पूछा जाए कि किताबुल हिंद का लेखक कौन है तो वह अलबरूनी है। जो तीसरे विद्वान थे फिरदौसी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हें एक नई उपाधि पूर्व का होमर कहा जाता है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, और इनकी जो रचना है शाहनामा, वह फारसी भाषा में प्राप्त होती है। यानी कि शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शाहनामा के लेखक कौन हैं या फिरदौसी की रचना का क्या नाम है, तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। उद्बी की रचना जो है वह है किताबुल यामनी है, अलबरूनी की जो रचना है किताबुल हिंद है, और जो चौथे विद्वान थे बैहाकी, इन्होंने तारीख़ सुबुक्तगीन, यानी सुबुक्तगीन के समय से लेकर के महमूद गजनवी के समय तक का इन्होंने तारीख़ सुबुक्तगीन नामक अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। इस प्रकार देखा जाए तो ये चारों विद्वान महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे, जिनमें अलबरूनी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, और अलबरूनी को ही कहा जाता है कि ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। यानी कि अलबरूनी भारतीय दशा एवं दिशा, स्थिति एवं सारी परिस्थितियों का जो वर्णन किया है किताबुल हिंद में, वह कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रंथों का भी इन्होंने अध्ययन किया है। कहा जाता है कि अलबरूनी ने 18 पुराणों के नामों की सूची भी प्रदान की है। तो ये दोनों क्वेश्चन, यानी कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम भारत में तो अलबरूनी, या पुराणों के नामों की सूची, 18 पुराणों के नामों की सूची देने वाला जो विद्वान था वह अलबरूनी था। तो इस प्रकार महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, कौन आक्रमण कब कहाँ हुआ, तथा महमूद गजनवी किन उपाधियों से विभूषित किया गया, जैसे उसने यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लत की उपाधि अल कादिर बिल्लाह खलीफा से प्राप्त की, तथा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह प्रथम तुर्क शासक था, तुर्क व्यक्ति था, तुर्क आक्रांता था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तथा उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि महमूद गजनवी को बुद्ध शिकन या मूर्तिभंजक के रूप में जाना जाता, तथा वह गाजी की उपाधि धारण किया था।
तो इस प्रकार इन विद्वानों का भी वह संरक्षणदाता था। अब हम ये देखते हैं कि महमूद गजनवी से संबंधित जो महत्वपूर्ण आक्रमण थे, उसके संबंध में जो उसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण बातें थी तथा उसके दरबार से संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वान थे, उनके बारे में हमने शॉर्ट में बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया। चूँकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, आपको बहुत बोरियत ना महसूस हो, इसलिए हमने शॉर्ट टाइम में, कम समय में ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पुटअप किए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो को लगभग समाप्ति के कगार पर ले जाते हैं। चूँकि अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रांताओं में मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं उसके बाद भारतीय राजनीतिक दशा की क्या स्थिति होती है, भारत में कैसी सत्ता स्थापित होती है, यह हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस प्रयास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपकी परीक्षा में निश्चित तौर से सफलता प्राप्त होगी अगर आप क्रमशः हमारे सभी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यही से क्वेश्चंस आते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने अपने वीडियो में समाहित किया हुआ है। और इसे आप जब कई बार सुनेंगे तो आपको परीक्षाओं में सफलता निश्चित तौर से प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, मित्रों में, अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएँ। और आप बार बार जब वीडियो को सुनेंगे तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सॉर्ट करेंगे, आपके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ, यही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में अभिनव कैरियर पॉइंट के चैनल पे जो हमने सुना था, उसे हमें सफलता प्राप्त हुई। तो आगे की वीडियो में नेक्स्ट। ओके, थैंक्स।